स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित अधिनियमों को पढ़ा और वो अधिनियम कैसे कैसे भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका भी अध्ययन हमने किया। आज हम जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान को पढ़ने के बाद उसमें कौन कौन सी मूलभूत विशेषताएं हैं इसका अध्ययन करते हैं। और यदि विशेषताओं को जान लिया जाए तो संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो हमें हो ही जाएगी कि हमारा संविधान कैसे है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात किया जाए तो चूंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग को शामिल किया गया है, यहां लिखा हुआ है। और इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो विशाल एवं विस्तृत संविधान है, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा कहने के पीछे तर्क भी है कि यह विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। विशाल एवं विस्तृत के साथ साथ ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ऐसा कहने के पीछे तर्क भी है। क्योंकि यदि देखें तो जहां हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल हैं, वही यदि तुलना करें तो अमेरिका का जो संविधान है वो उसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा का संविधान उसमें 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका का जो संविधान है उसमें 253 अनुच्छेद हैं। तो यदि इन देश के संविधानों की तुलना करें और उसमें शामिल अनुच्छेद की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि कहां भारत में 395 और बाकी विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें ये अनुच्छेद की संख्या है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब लगे हाथ छोटा कौन सा है, तो यदि यहाँ देखिए तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और इस आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और सबसे छोटा अमेरिका का संविधान है। तो एक तुलनात्मक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं, ये पहली विशेषता भारतीय संविधान की निकल कर आती है कि ये जो है विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। आगे विशेषताओं पर बात करें तो दूसरी विशेषता है कि यह लिखित संविधान है। अच्छा, अलिखित संविधान भी है। जैसे यदि ब्रिटेन के संविधान या इंग्लैंड के संविधान पर चर्चा किया जाए तो वो अलिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान है। और इस पर थोड़ा सा और
बात किया जाए तो जो यूएसए का संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ये भी ध्यान रखने की बात है। यदि विश्व का प्रथम लिखित संविधान पर बात किया जाएगा तो अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान होगा। भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। इसके पहले हमने देखा कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। तीसरी विशेषता पर यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है या यूं कह लें कि संसदात्मक शासन को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली या संसदात्मक शासन को अपनाया गया है। अब संसदात्मक शासन क्या होता है तो थोड़ा सा इसको जाना जाए। जो शासन होता है, यहां यदि हम शासन पर बात कर लें, जो शासन है वो दो प्रकार का शासन होता है। एक संसदीय शासन प्रणाली या उसको संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं और दूसरे को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें मंत्रिपरिषद जो होती है या मंत्रिमंडल कह सकते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो दूसरी विशेषता संसदात्मक शासन की होती है, संसदात्मक शासन में पहली विशेषता क्या है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी विशेषता, जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। हमने यहाँ लिखा भी है कि राष्ट्रपति संसदात्मक शासन में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। तीसरी विशेषता संसदात्मक शासन की, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये संसदात्मक शासन है जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्य प्रमुख कार्यपालिका का, और जो उसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन की, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सीधे जनता द्वारा होता है। तो ये संसदात्मक शासन में और अध्यक्षात्मक शासन में बेसिक अंतर होता है। अब भारत में जो शासन पद्धति अपनाई गई है वो संसदीय या संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसे यूएसए का आपका शासन पद्धति है, तो यूएसए में जो शासन पद्धति है वो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति है, जबकि भारत में संसदात्मक शासन पद्धति है। क्योंकि जो ये संसदीय प्रणाली है इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। ये हम आगे जब संविधान के स्रोत पर बात करेंगे तो उसमें हम इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कहां से या किस किस देश के संविधान से कौन कौन सी मुख्य बातें उठाई गई हैं और भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, अर्थात इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड के संविधान में भी संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह संविधान की अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आगे यदि विशेषताओं पर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी शामिल किया गया है, डीपीएसपी को भी शामिल किया गया है और इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब डीपीएसपी आगे हम बात करेंगे। इसमें कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी
राज्य की परिकल्पना की गई है। इसमें विस्तृत वर्णन है भाग 4, जो भारतीय संविधान है उसका भाग 4 और अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के मध्य, भाग 4 और अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसको हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता है नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन, बहुत महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्यों का वर्णन विश्व के अन्य संविधान में भी आपको मिलेंगे, लेकिन मूल कर्तव्य कह लें और उसके बाद में मूल अधिकारों का भी वर्णन है। तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 51 का में। नागरिकों के मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। प्रारंभ में 10 बताए गए थे, बाद में एक बढ़ाया गया संशोधन के द्वारा, तो 11 मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। यह भी विशेषता है। साथ में कह सकते हैं नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन, मूल अधिकारों का वर्णन, यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान में जो नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है वो बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। शायद ही इतना विस्तार से मूल अधिकार का वर्णन विश्व के किसी संविधान में हो। जो मूल अधिकार शामिल किए गए हैं वो भाग 3 के अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के मध्य मूल अधिकारों का वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। जब हम इस पर आगे बात करेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिलते हैं। तो इतना विशद और विस्तृत वर्णन मूल अधिकार का किसी अन्य देश के संविधान में आपको नहीं मिलेगा। यह विशेषता है। अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला संविधान है। भारतीय संविधान में दोनों गुण पाया जाता है, ये कठोर भी है और लचीला भी है। या इसको हो सकता है कहीं कहीं लिखा हो नम्य और अनम्य, नम्य और अनम्य संविधान, मतलब वही है, कठोर और लचीला संविधान। तो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अच्छा, कठोर और लचीला का मतलब क्या है? तो लचीला का सेंस ये है कि संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करना बहुत ही आसान है, बड़ी ही आसानी तरीके से उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हम भारतीय संविधान को कठोर संविधान और लचीला संविधान की उपमा देते हैं। तो लचीला संविधान, जैसे लचीला का गुण इसलिए पाया जाता है क्योंकि तमाम ऐसे संविधान संशोधन हैं जो केवल बहुमत या यूं कह लें साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संविधान के कई हिस्सों में संशोधन किया जा सकता है। उसमें बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। लोकसभा में उपस्थित लोगों की संख्या में आधे से जितने भी उपस्थित हैं उसके 50% प्लस 1 ईयर पक्ष में हो जाते हैं संशोधन के पक्ष में, तो वो संशोधन मान लिया जाता है। तो उसको हम साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कहते हैं। तो संविधान के बहुत हिस्सों में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, लचीला संविधान।
कुछ संशोधन इस प्रकार से भी होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन होगा। तो पहले की तुलना में, साधारण बहुमत की तुलना में ये संशोधन थोड़ा सा कठिन है, इसलिए कठोर संविधान के लक्षण इसमें आ जाते हैं। एक तीसरे प्रकार का भी संशोधन होता है जिसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, मतलब संसद में उपस्थित 2/3 बहुमत और मतदान करने वाले लोगों में 2/3 बहुमत, साथ साथ में आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, अर्थात संसद में, लोकसभा राज्यसभा में जो उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत का समर्थन तो होना ही चाहिए। प्लस भारत में जितने राज्य हैं जहां विधानसभाएं हैं उसमें कम से कम आधे राज्य की जो विधानसभाएं हैं उस संसदीय संशोधन का समर्थन करें, तब जाकर के वो संशोधन मान्य होगा, माना जाएगा। तो ये जो तीसरे प्रकार का संशोधन ये बहुत ही कठिन है। दूसरा कुछ कठिन, तीसरा बहुत ही कठिन है। पहला बहुत ही आसान। तो इसी आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन के आधार पर उसको लचीला और कठोर संविधान की संज्ञा दी गई है। तो चूंकि इसमें दोनों लक्षण है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला संविधान का एक उदाहरण है, एक मिश्रित रूप है। तो ये भी इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद की विशेषताओं पर बात करें तो भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। अब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ तो तब मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया 1989 में, उसके द्वारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 है, ये अनुच्छेद 326, इसमें संशोधन किया गया और जो 21 वर्ष मताधिकार की आयु थी उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात अब कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वो मत देने का अधिकारी हो जाएगा, उसका नाम निर्वाचन नामावली में शामिल कर लिया जाएगा। तो भारतीय संविधान में इसका भी प्रावधान किया गया है, वयस्क मताधिकार का भी प्रावधान किया गया है। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आगे यदि और विशेषताओं पर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च स्थान संविधान को दिया गया है। अलग अलग देश के संविधान में सर्वोच्चता कहीं संसद को दी गई है, कहीं न्यायपालिका को दी गई है। जैसा देखते हैं जो ब्रिटेन का संविधान है इसमें संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। वही ब्रिटेन के संविधान में संसद की सर्वोच्चता है। यदि अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अर्थात अलग अलग सर्वोच्च स्थान अलग अलग देश के संविधान में है, लेकिन भारतीय संविधान में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये भी इसकी एक विशेषता है, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता है। अगली विशेषता पर बात करें तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है।